मैं एक एजेंसी के साथ कार्यरत पेशेवर ट्रैकर और लीडर हूँ। ये एजेंसी पूरे इंडिया में ट्रैक्स का आयोजन करती रहती है। मैं पिछले 3 साल से ट्रैकिंग कर रहा हूँ और मुझे मेरी इस जीवन शैली से बहुत प्यार है। लेकिन ये ट्रैक्स चाहे जितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक समय ऐसा भी आता है जब आप उसी रास्ते पर हर हफ्ते चढ़ चढ़ कर ऊब जाते हो। शायद मैं भी मेरी इस नौकरी के दूसरे साल के अंत तक इसी कारण की वजह से ऊब गया था। जब मैंने मेरी बॉस को मेरी इस मनोदशा के बारे में बताया तो उनके पास बहुत ही सरल जवाब था, जाओ जाकर नए ट्रैक्स ढूंढो। उनका इतना कहना हुआ नहीं था कि मैंने अपने रोज़मर्रा के काम से 1 महीने की छुट्टी ली और निकल पड़ा नए पहाड़ी रास्तों और चढ़ाइयों की खोज करने। 4 दिन बाद मैं हिमालय पर्वतों में पहुंच चुका था और नए रास्तों की खोज करने के लिए तैयार था। राष्ट्रीय राजमार्ग 26 से लगकर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम था शाओर। मैंने अपना पहला पड़ाव यहाँ सेट किया। इस नए और अनजान इलाके से मैं अपने नए रास्ते की खोज करने की उम्मीद कर रहा था। सच कहूँ तो मेरा ये लक्ष्य मुझे इतना आसानी से हाथ नहीं आता दिख रहा था। कस्बे के चारों ओर इतना घना जंगल था, लग रहा था मानो वहाँ कोई कभी गया ही ना हो। इसलिए जब मैं आसपास थोड़ा घूमने भी गया तब भी मैंने उस जंगल में प्रवेश करना उचित नहीं समझा। मैं लगातार 4 घंटों से चल रहा था और तभी रुकता था जब मुझे अपने रास्ते में कोई इंसान नजर आ जाता। कोई इंसान दिखने पर मैं रुक जाता ताकि उससे खाने और पीने के लिए कुछ मांग सकूं। शाम के लगभग 4-5 बजे होंगे जब मैंने अपने रास्ते पर गांव की एक जवान औरत को मेरी ओर आते देखा। इस औरत के हाथों में कुछ नहीं था तो मैंने सोचा कि इससे तो कुछ खाने पीने की गुहार लगाना व्यर्थ होगा। मगर आश्चर्य की बात तो ये थी कि पास आने पर उस औरत ने ही मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मुझे कुछ खाने पीने को चाहिए या नहीं। मुझे उस औरत का ये पूछना काफ़ी प्यारा और शालीन लगा और मुझे इस बात से काफ़ी प्रसन्नता भी हुई। ऊपर से उस औरत की शुद्ध हिंदी सुनकर मैं दंग रह गया और मुझे लगा कि शायद ये औरत उत्तराखंड या भारत के उत्तरी इलाकों से ताल्लुक़ रखती है। उसने कहा कि उसका गांव सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। मैं उसके साथ उसके गांव की ओर चल पड़ा। राह में चलते चलते मैंने उसे अपनी कोई नई चढ़ाई खोजने की योजनाओं के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसने मुझे अपने घर में रात बिताने का न्योता दे डाला। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे कहा कि मैं पहले उसका घर देख लूं, फिर रात बिताने का तय करूंगा। आखिरकार हम उसके गांव पहुंच ही गए। गांव का नाम था पिंदान। वाकई में उसका गांव सिर्फ 10 मिनट की ही दूरी पर था। सच कहूं तो इतनी दूर दराज का गांव होते हुए भी पिंदान काफ़ी साफ सुथरा और इतना अच्छा लग रहा था कि एक बार तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जाहिर है कि मैंने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। 1 घंटे बाद मैंने उस औरत, जिसका नाम ताना था, मैं घर में बैठकर भरपेट भोजन किया और उसके 17 जनों के परिवार में सभी से दोस्ती कर ली। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद मुझे पता चला कि ये लोग वाकई में काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने इन्हीं के साथ रात बिताने का तय कर लिया। शाम के करीब 7 बजे ही थे कि हम सब ने गांव में दूर से आती ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनी।
ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा। आज की रात वार्षिक उत्सव की है, ताना के दादाजी ने बताया। कैसा त्योहार? आज मॉनसून के मौसम के शुरू होने का पहला दिन है। आज के दिन हम गांव के सबसे शक्तिशाली बकरे की बलि देते हैं। सबसे बलशाली बकरे की ही क्यों? जैसे बरसात आने से पूरी जमीन उपजाऊ हो जाती है, उसी प्रकार गांव के सबसे शक्तिशाली बकरे की बलि देने से पूरे गांव उपजाऊ हो जाता है। ये सबके लिए शुभ रहता है। क्या मैं भी आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। गांव के हर व्यक्ति को इस उत्सव में सम्मिलित होना जरूरी है। मेरे अनुमान के अनुसार गांव की दशा को देखते हुए ये पूरा समारोह काफी भव्य लग रहा था। पूरे समारोह के दौरान ताना मेरे पास आई और खड़ी रही। उसने मुझे सभी रस्मों का मतलब बताया। और क्योंकि आज की पूर्णिमा की रात भी है, तो ये समारोह को और भी खास बना देती है। आज रात हम सब लोग बकरे के मांस की दावत उड़ाएंगे। क्या तुम मांस खाते हो? ताना ने मुझसे पूछा। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। हमने प्रत्यक्ष रूप से तो बकरे की बलि चढ़ाते हुए नहीं देखा, मगर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने एक बात पर जरूर गौर किया कि मैं और ताना बाकी गांव वालों से दूर एकांत में एक चट्टान पर बैठे काफी देर से बातें कर रहे थे। अचानक मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि मेरी समझ के हिसाब से गांव के लोग अपनी औरतों के मामले में काफी कट्टर रूढ़वादी विचारधारा वाले होते हैं। ऐसे में मैं यहाँ बैठा इस सुंदर सी कुंवारी कन्या के साथ मजे से लंबी बातचीत किए जा रहा हूँ। जाहिर है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उस रात पूरे गांव में मिलकर दावत का मजा लिया। हम सब लोग बम्बू के नीचे बनी एक बड़ी सी छत के नीचे बैठ गए और जमकर खाने का आनंद लिया। सच कहूं तो यहाँ खाया हुआ मांस मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट मांस था। मैंने ऐसा कोई भी व्यंजन पहले कभी नहीं चखा था, क्योंकि रात का खाना खाते समय खाने वालों की संख्या करीब 200 की थी और खाने में सिर्फ एक ही बकरा था, तो हम सबके हिस्से में काफी छोटा छोटा टुकड़ा ही आया। मेरे सोने का इंतजाम ताना के दादाजी के कमरे में किया गया। क्या मुझे आज की रात तुम्हारे दादाजी के बिस्तर पर बितानी पड़ेगी? नहीं नहीं, दादाजी तो पहले ही कहीं और सो चुके हैं, ताना ने जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम्हें यकीन है? वैसे मैंने समारोह में भी उन्हें कहीं नहीं देखा। पूरे जश्न में वो थे कहाँ? अरे वो तो अंदर थे, लेकिन हम सब तो अंदर ही खाना खाया हम लोगों ने। मैंने तो उन्हें वहां पर कहीं भी नहीं देखा। चिंता मत करो, देर हो गई, अब तुम सो जाओ। ताना का यह व्यवहार मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर चूंकि मैं बहुत थका हुआ था तो मैंने इस बात में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा सोने चला गया। अगली सुबह सूरज चमक रहा था और ऐसे दिन को देखकर तो मॉनसून के मौसम की शुरुआत बिल्कुल नहीं लग रहे थे, मगर फिर भी इतना अच्छा मौसम देखकर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही थी। क्योंकि मुझे जल्दी ही अपना रास्ता पकड़ना था, इसलिए मैंने फटाफट अपने सुबह के नित्य क्रम निपटाए और स्नान कर लिया। नाश्ते के समय ताना मुझे फिर से मिले। नाश्ता भी एकदम भरपेट था। सब कुछ निपटाकर अब मेरे निकलने का समय हो चला था। विदा लेते वक्त ताना की माँ ने मुझे एक छोटी सी कठोर लकड़ीनुमा चीज तोहफे में दी। ये क्या है? मैंने पूछा। यह हमारी ओर से एक यादगार तोहफा है।
जो इस पूरे सफ़र में तुम्हें सौभाग्य देगा। शुक्रिया। मुझे मेरी यात्रा में भाग्य की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ने वाली है। वैसे ताना, तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? जाते हुए मैं भी उन्हें एक बार अलविदा कहना चाहूँगा। वो अभी कहीं गए हुए हैं, मगर फिक्र मत करो, वो अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ओह अच्छा, आपकी खातिरदारी के लिए शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए। और इस तरह से मैं फिर अपने रास्ते पर निकल पड़ा। मेरा दिल और आत्मा दोनों खुशी से भर चुके थे और इस खुश मिजाज गाँव की खूब सारी कहानियाँ अपने झोले में लिए मैं अपने रास्ते पर निकल पड़ा। अगले 5 दिन तक मैं पहाड़ों में ही घूमता रहा। अजोग और पूर्ति नाम के आसपास के 2 गांव देखे, कुछ अन्य गांवों में भी रुका। चेनाब के किनारे सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद भी मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ की ज़मीन और चढ़ाई का स्तर एक नए ट्रैकर के लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। इसलिए मैंने राज्य में किसी दूसरी जगह पर कोई सुविधाजनक और सामान्य स्तर के ट्रैक की खोज करने का तय किया। इसलिए मैंने मार्कराओं जाने का मन बनाया, जहाँ जाने के लिए मुझे उसी रास्ते पर वापस जाना था जहाँ से मैं आया था। इस बात से मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि वापस जाने का मतलब था कि पिंदान गांव फिर से मेरे रास्ते में आएगा और मैं एक बार और इस गांव को देख सकूंगा। 2 दिन बाद मैं फिर से उसी रास्ते पर चल रहा था जहां मुझे ताना मिले थे। वहां से मैंने वो रास्ता पकड़ लिया जहां से मैं ताना के साथ उसके गांव की ओर गया था। जंगल में भटकते भटकते आधा घंटा बीत चुका था, मगर पिंदान गांव का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मुझे लगा कि मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ, तो मैंने वापस पीछे पक्की सड़क पर जाकर किसी आने जाने वाले मदद से किसी की बात सलाह लेने की सोची। शाम हो चुके थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने दूर से एक आदमी को मेरी ओर आते देखा। मैंने उसे रुकने का इशारा किया। सुनिए, क्या आप मुझे इस पिंदान गांव की ओर जाने वाले रास्ते के बारे में बता सकते हैं? क्या? पिंदान, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर जो गांव है? माफ़ करें भैया, मुझे इस नाम से कोई भी गांव का नहीं पता, और वैसे भी शाम के समय तो आपका यहाँ होना अच्छा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आज से 1 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ एक लड़की से मिला था जो मुझे अपने गांव ले गई थी। उसका गांव यहाँ से मुश्किल से 800 या 900 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन अब मुझे ढूंढने पर भी वो गांव कहीं मिल नहीं रहा, वो रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो आदमी अब परेशान लग रहा था। अंधेरा घिर रहा है बाबू, आज की रात आप हमारे घर में रुक लीजिए, सुबह होने पर अपने पिंदान की खोज में निकल लेना। उस आदमी ने मुझे सलाह दी। शाम के 7 बज चुके थे, तो मैंने उसकी सलाह मान ली। इस समय तो उस आदमी की सलाह मानना ही मुझे सही लग रहा था। मैं उस आदमी के जुगाड़ पर बैठ गया। मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर जाते ही वो आदमी फिर बोल पड़ा। क्या आपको ताना नाम की कोई लड़की मिली थी? उस आदमी ने मुझसे पूछा। जी हाँ, आप जानते उसे? व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता। क्या वो आपको अपने गांव के किसी समारोह में ले गए थे जहां बलशाली बकरे की बलि दी जा रही थी? अरे हाँ, मैं उसी गांव की तो बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप भी उस गांव को अच्छी तरह से जानते हैं, है कि नहीं? हाँ, मैं ऐसे गांव को जानता हूँ, और मैं अकेला ही नहीं, इस इलाके में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे गांव को जानते हैं। पर देखिए, अब वो गांव कहीं है ही नहीं यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ बाबू, यहाँ कोई ऐसा गांव नहीं है।
मगर कई लोग बताते हैं कि वो इस गांव में जा चुके हैं। क्यों 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 बातें बनाते हो भैया? बाबूजी, आप खुद ही सोचो, मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूँगा। इसलिए मैं आपको अपने साथ उस जगह से निकाल लाया, नहीं तो अंधेरा गिरने के बाद अगर आपको वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता तो फिर पता नहीं आपके साथ क्या होता। ये बात मेरी समझ से परे है। अरे भाई, मैंने उस गांव में रात गुजारी है, खूब सारे लोग थे उस गांव में। हाँ, मैं जानता हूँ, कई लोगों ने ये कहानी सुनाई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये और क्यों और कैसे होता है, मगर ये बात ज़रूर पता है कि ऐसी घटनाएं साल के इस समय पर ही होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से कम 4 लोगों को जानता हूँ जो उस गांव का दौरा कर चुके हैं, इसलिए मुझे पहले से ही पता है कि आपने उस गांव में क्या अनुभव किया होगा। आप मुझे बस डरा रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबूजी। आप मेरे साथ मेरे अपने गांव चलिए और चैन से रात में सोइए, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। इतनी बातें करने के बाद मुझे कुछ भी ठीक से महसूस नहीं हो रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन होना बंद सा हो गया था, मगर मैंने जैसे तैसे इस बारे में सोचना बंद किया। वैसे तो ये कोई सपना नहीं था। मैं जानता था कि उस रात मैंने जो भी देखा, सुना और महसूस किया वो काफ़ी असली था। वैसे क्या आप उस लड़की के दादाजी से भी मिले थे? अरे हाँ, मगर सिर्फ पहली रात को ही, कुछ देर के लिए ही। उसके बाद फिर मैं उनसे कभी मिल ही नहीं पाया। मैं समझ सकता हूँ, गांव के जिस बलशाली बकरे की आप बात कर रहे हैं, वो बकरा असलियत में लड़की के दादाजी ही हैं, जिसे गांव के हर लोग मॉनसून के पहले मौसम में कुर्बान कर देते हैं। इतना सुनना था कि मेरा दिमाग खराब हो गया। उस आदमी ने आगे बताया, जाते समय उस गांव के लोग अतिथि को एक सख्त और सफ़ेद लकड़ी नुमा वस्तु उपहार स्वरूप में देते हैं। वो लकड़ी के टुकड़े जैसी वस्तु कुछ और नहीं, उस बूढ़े आदमी की हड्डी होती है। वो हड्डी अब आपको नहीं मिलेगी, चाहे आपने उसे कितना भी संभाल कर रखा हो। आदमी की बात सही थी। मेरे बहुत ढूंढने पर भी मुझे वो यादगार तोहफा कहीं मिला ही नहीं। कोई अचरज की बात नहीं कि ताना के दादा हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया। तो उसने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पता नहीं क्यों कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ठेस लगकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के एक आध दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई
कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये गुस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर वहीं पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चल भाग यहाँ से। और मेरे सामने फिर अचानक ही वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं हल्का होने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे एक आवाज सुनाई दी, पानी। मैंने सोचा कि शायद मामी की आवाज होगी। फिर मैं वापस चारपाई की ओर लौटा ही था कि तभी अचानक से वही आवाज सुनाई दी। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूं पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद वो हुआ जिस चमत्कार की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस रात हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वही औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। हालांकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद वहाँ ट्रेन आ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुँच गया। उसके बाद से मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर ही सोता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।